शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं। अब ये उदाहरण ऐसा है कि चल मल अगाड़ दोष यहाँ पे बराबर लगता है। अब कैसा लगता है कि शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं? दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे किसी जीव ने मंदिर जी में प्रतिमा स्थापित कराई और ये भाव है कि भैया ये प्रतिमा किसने रखवाई? मैंने रखवाई। तो ये कैसा है? चल मल अगाड़ दोष है। समझ में आया किसी को? हाँ जी कि ना जी? इस उदाहरण से भी कुछ स्पष्ट करने का भाव हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी स्पष्टता नहीं हो पाई। तो उसके लिए भैया हमें एक बार गोमट सार ग्रंथ में गोते लगाने पड़ेंगे। तो नेमीचंद आचार्य हमें कुछ और समझाने की कोशिश बराबर करेंगे। तो उन्होंने तीनों शब्दों को समझाने की कोशिश बराबर की। मैंने भी विषय लिखा, तो चाहूंगा कि आप भी ये विषय जिसके पास हो वो लिखें बराबर, नहीं तो ये विषय हम विस्मृत हो जाएगा। 3 चीजें हैं, चल, मल और आगाड़। चल का मतलब बताया उन्होंने, जल तरंगों की तरह चंचल। चल मतलब क्या है? जल तरंगों की तरह चंचल। और दिल्ली में तो भैया जल की तरंग कितनी चंचल बराबर हो रही है, पूरी जगह बराबर पानी पानी बराबर है, हर जगह तरंग ही तरंग दिखाई दे रही है, बढ़ता जा रहा है हर जगह बराबर। तो जल तरंगों की तरह चंचल, ये क्या है? चल। और इसी को अभी कैसे समझे बराबर इसको? ये तो उदाहरण बराबर हुआ, उदाहरण को सिद्धांत पे कैसे बराबर लगाएं? तो उन्होंने कहा आप्त आगम पदार्थों के विषय में चंचलता। आप्त आगम पदार्थों के विषय में चंचलता, पॉइंट टू बी नोटेड, चंचलता है। यहाँ पे संशय शब्द नहीं डाला, ये नहीं डाला कि इसका विपर्यास बराबर हो गया, विपरीत हो गया बराबर। जिज्ञासा हो सकती है, चंचलता हो सकती है, कैसी होगी वो सब केवल ज्ञान गम्य है। हम अगर कुछ भी कहेंगे तो हो सकता है वस्तु स्थिति बिगड़ जाए, वस्तु का मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाए। इसलिए जो शब्द यहाँ पे बराबर लिखे हैं वही शब्द आप बराबर याद रखिए। इससे ज्यादा खुद आगे पीछे करने की कोशिश ना करें, करेंगे तो हो सकता है वो अर्थ का अनर्थ बराबर हो जाए। तो क्या है? जल तरंगों की तरह चंचल। और बताया कि आप्त आगम पदार्थों के विषय में चंचलता। अगर खुद ऑटोमेटिक विषय को समझने की जिज्ञासा बराबर हो, इतनी बात तो पक्का है कि चंचलता का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि इनका स्वरूप के बारे में विपरीत ज्ञान हो गया, क्योंकि अगर विपरीत ज्ञान हो जाता तो सम्यक्त नहीं हो पाता। क्योंकि शैक्षणिक सम्यक्त की बात चल रही है, तो जीव को सम्यक्त तो है, और सम्यक्त कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसे 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है, उसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, लेकिन उस विषय के अंदर चंचलता है। अब कैसी चंचलता है वो सब केवल ज्ञान गम्य विषय है, हमें उसको वहीं से बराबर जानना चाहिए। पहला दोष हुआ चल, दूसरा दोष क्या है? मल। जैसा नाम है मल, तो यहाँ पे लिखा कि बाह्य मल से सहित शुद्ध सोना। क्या लिखा? मल का स्वरूप मतलब बाह्य मल से सहित शुद्ध सोना। भैया अभी हम बैंक में रखवाने जा रहे थे सोना, कि भैया फंक्शन हो गया हमारा, तो बैंक के लॉकर में वापसी रख दो, लेकिन जिस पोटली में रखा था वो पोटली कहाँ गिर गई? नाली में गिर गई। तो सोना कितना अशुद्ध हो गया होगा? सोना कितना अशुद्ध हो गया? बिल्कुल नहीं हो। वो मल के अंदर भी कैसा है? शुद्ध बराबर है। यहाँ पर ये उदाहरण देखो कितना सोच समझ के बराबर दिया गया, क्योंकि सम्यक्त की बात चल रही है ना। सम्यक्त सहित अशुद्धता है, बाह्य मल सहित, क्या कहा? बाह्य मल सहित शुद्ध सोना। तो शुद्ध सोना तो सम्यक्त है, लेकिन जो बाह्य मल है वो दोष है बराबर। इतना समझ में आया सभी को? ये तो उदाहरण दिया, उदाहरण से सिद्धांत क्या समझाया? वहां पे लिखा कि शंकादि मल सहित सम्यक्त। क्या लिखा? शंकादि मल सहित सम्यक्त। क्योंकि सम्यक्त तो है, जैसे शुद्ध सोना है ऐसे ही उस शुद्ध सोने को रखा सम्यक्त के रूप में, और शंकादि मल को रखा वहां पे बाह्य मल के रूप में। तो जल हमारा चल दोष हुआ और मल दोष हुआ। किसी को कोई शंका बराबर? अगर कोई शंका है तो शंका को सभी अपने पास रखें, क्योंकि वो शंका का समाधान मैं भी बराबर नहीं कर सकता। वही उत्तर है कि केवल ज्ञान गम्य है। तीसरा दोष क्या है? चल मल और आगाड़। आगाड़ का मतलब बराबर क्या है उसको उदाहरण दे के समझाया। लिखा कि वृद्ध के हाथ की लाठी। वृद्ध के हाथ की लाठी। किसके हाथ की लाठी? युवा के नहीं, बालक के नहीं, किसके? वृद्ध के हाथ की लाठी। इसको समझाने के लिए उन्होंने सिद्धांत समझाया कि आप्त आदि की प्रतीति में शिथिलता। आप्त आदि की प्रतीति में शिथिलता।
अब ये शिथिलता किस प्रकार की होती होगी? बस शिथिलता है इतना बराबर समझें, केवल ज्ञान गम्य है, इस बात को हमें समझ के बराबर रखना चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या? तभी तो कह रहा हूं लिख लो, तभी तो कह रहे हैं लिख लो। अगर इस विषय को हमें स्पष्ट करना है, हर चीज यहाँ पे नहीं दी है, और हर चीज जब हम गुणस्थान पढ़ेंगे उसमें भी बराबर नहीं दी होगी। कुछ जो चीजें हमें विशेष पता है, बातें तो इसके अंदर बहुत सारी हैं, अभी तो सारा पढ़ने को मेरे भी बराबर नहीं है, विषय इतना अगाध है जिनवाणी, जितना मुझे पता है मैं उतना ट्रांसफर करने की कोशिश बराबर कर रहा हूँ। 3 दोष हैं, चल, मल और आगाड़। चल का उदाहरण कैसे दिया? जल तरंगों की तरह चंचल, और सिद्धांत क्या समझाया? क्या? कोमलता माने सरलता, सरलता माने अच्छे परिणाम होना, अच्छे भाव होना, सबके साथ अच्छा रहना, इसी का नाम क्या? अच्छी संगति। बहुत बढ़िया, अच्छी संगति। चल का मतलब क्या बताया? जल तरंगों के समान चंचल। और सिद्धांत क्या बताया? मल के बारे में क्या बताया? भाई ये मल सहित शुद्ध सोना, सहित है, रहित नहीं है, सहित। सहित की इंपॉर्टेंस बराबर क्या है, आप समझ में आया? बराबर सम्यक्त्व है, उसके बावजूद भी दोष है, इसलिए सहित। अगर रहित डाल देंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। शुद्ध सोना वो मिथ्यात्व है, और जो दोष है वो तो दोष है। सिद्धांत क्या बताया इससे? आगाड़ के बारे में क्या बताया? शिथिलता। शिथिलता है। अब जितने भी शब्द बराबर दिए ना, कि शंका है, शिथिलता बराबर है, कैसी शंका होगी, कैसी शिथिलता होगी, वो आखिरी में एक और लिख लीजिए। ये चल, मल, आगाड़ दोष कैसे हैं? केवल ज्ञान गम्य है। इतना आचार्यों ने हमें बताया, बड़ी कृपा उनकी हम पे बराबर है। चलिए, एक ही फर्क है, पहले में तो जो है चंचलता है जी, और इसमें जो है चंचलता ना हो, शिथिलता है। इसमें जो है ना जी, मतलब समय पर करती लोग आ गया कर्म लगा तो उसमें मैंने पढ़ाई शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, लेकिन क्या मुनिराज को ऐसा भाव आ जाएगा शांतिनाथ भगवान शांति के करता है। वही बात, इसी की तो बात बराबर कर रहे हैं कि जितने भी उदाहरण दिए गए हैं विषय को समझाने के लिए बराबर दिए गए हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो बहुत मोटा है। अब मैं कुछ भी कहूंगा ना तो वास्तव में लगेगा कि हो सकता है बात गलत बराबर हो, लेकिन बस कहने को बराबर, समझने के लिए विषय को बराबर देखना। किसी जीव की अभी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, मैं एक सिनेरियो बना रहा हूं, ऐसा है नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, सिनेरियो बना रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है? कोई सी जीव के अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है और अब इसके 3 कषाय चौकड़ी का उदय बराबर है, और उदय है और उसी समय उस जीव को शैवक्षमिक सम्यक दर्शन है। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। नहीं, अनंतानुबंधी का तो अभाव है ना, हो सकता है। हाँ जी कि ना जी? अब 3 कषाय के अभाव में क्या ऐसे परिणाम आ सकते हैं? चल, मल, आगाड़ दोष वाले आते ही देखो, आते हैं, ये तो पक्की बात है, आते तो है चल, मल, आगाड़ दोष, क्योंकि शैवक्षमिक सम्यक दर्शन है तो चल, मल, आगाड़ दोष तो रहेंगे, लेकिन वो कैसे भाव? कई बार ये सारे विषय बराबर ऐसे हैं, जैसे कि अभी हम आगे जाकर बात करें 9 कषाय की, तो 9 कषाय किस गुणस्थान के अंदर चली जाती है, आगे इसकी बात बराबर करेंगे। आपको लगेगा 7वें गुणस्थान से आगे, 7वें गुणस्थान, 7वां गुणस्थान और 7वें गुणस्थान के आगे के सभी गुणस्थानों में मुनिराज कहाँ पर है? अपनी आत्मा में लीन है। उस आत्मा में लीन होने के बावजूद भी कषाय है, संजलन है या नहीं है? अब संजलन है, अब उसका उदय तो दिख नहीं रहा, कैसी है? अब वो बुद्धि पूर्वक है, अबुद्धि पूर्वक है, अब है, लेकिन उसको समझाया नहीं जा सकता। वो उदाहरण बस समझाने के लिए दिया गया कि शांतिनाथ भगवान शांति कर देंगे, ये प्रतिमा मैंने विराजमान बराबर की है। अगर नॉर्मली भी बात करो, अभी शैवक्षमिक सम्यक दर्शन की बात छोड़िए, कोई सम्यक दृष्टि जीव बराबर है, क्या उसको ऐसा भाव नहीं आ सकता कि ये प्रतिमा मैंने विराजमान की है? सम्यक दृष्टि जीव है, वो आ सकता है बराबर। लेकिन वो मुनिराज अभी तो हम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, अभी तो हम उसके अंदर जा नहीं रहे। अभी गृहस्थ ले लीजिए, बराबर आ सकता है ऐसा परिणाम, बराबर आ सकता है बराबर ऐसा परिणाम। मतलब कि
अभी ऐसे, अच्छा पंचम वाले को आ सकता, पंचम वाले को आ सकता। मतलब बात ये है कि जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उतने संबंधी भाव तो चला गया, लेकिन जो कषाय अभी है तो वैसे भाव बराबर। यही तो कषाय हैं कि कषाय हैं, इसके कारण से अभी भी ऐसे परिणाम बराबर रह जाते हैं और ऐसे कषायों का उदय बराबर दिखाई देता है। वही सम्यक दृष्टि जीव, वास्तव में विचार कीजिए, हमें कभी गुस्सा करता हुआ दिखाई दे, हमें नहीं पता वो सम्यक दृष्टि है, हमें नहीं पता कि वो सम्यक दृष्टि है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है, तो क्या हम उसे सम्यक दृष्टि मानने के लिए तैयार होंगे? नहीं, गुस्सा देखने का मानने का संबंध नहीं। आप तो गुस्सा कह रहे हैं, वो काम कम आ जाता, लड़ाई में जाके तो तलवार चलावे, वहां पे पूजा करें। वो तो मैं छोटी बात बराबर ले रहा हूँ, उसे सारी बात बराबर जोड़ना, लड़ाई वाली, युद्ध वाली, सब ले लेना। क्या केवल मतलब इतनी बात बराबर, आखिरी में इतनी सारी बातें इसीलिए बराबर है कि सारा का सारा ये विषय ऐसा है, केवल ज्ञान गम्य है। हम अपनी जितनी इसमें बुद्धि लगाने की कोशिश करेंगे वो विषय हमें उतना समझ में नहीं आएगा। पॉइंट सुन लो बराबर, हमें लगे कि थोड़ा और पढ़ ले, ग्रंथ और पढ़ ले, शायद तो समझ में आ जाएगा, तब भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर समझ में आ रहा होता तो आचार्य समझा देते ना। आचार्य ने इसीलिए नहीं समझाया क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान का ये विषय ही नहीं है, उसकी इतनी ब्रॉडता ही नहीं, हमें वो विषय पकड़ में ही नहीं आएगा। सूक्ष्म चीज है, इतनी सूक्ष्म चीज। हमें गुस्सा, हम जब गुस्सा करते हैं ना, जिस समय गुस्सा किया उस समय हमें उस गुस्से का ज्ञान नहीं होता, कम से कम कितने समय बीत जाते हैं उसके बाद हमें पता लगता है कि हमने गुस्सा किया, बाद में पता लगता है। सोचो बाद में, अरे वो नहीं कि शांत होने वाले भाव नहीं कि मैंने गुस्सा किया है, ये बात भी कितने समय बाद पता लगती है हमें। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा ज्ञान इतना धीरे, इतना स्लोली काम बराबर करता है कि हमारा ये विषय पकड़ में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो थोड़े विषय को आगे बराबर देखते हैं। यहाँ पे कहा शायुपशमिक सम्यक्त में 3 दोषों की बात की, चल, मल और आगार। आप नोट कीजिए, यहाँ पे शब्द दिया है दोष, यहाँ पे अपराध शब्द नहीं दिया। दोनों में कोई अंतर बताएगा? दोष और अपराध, इन दोनों शब्दों में बहुत जमीन आसमान का अंतर बराबर है। दोष और अपराध। अपराध नहीं, किसी ने बिना जान पूछे भी अपराध हो सकता है, ऐसा नहीं। जान पूछ के मतलब बिना, मतलब जानकारी नहीं है, बाई चांस हो गया, उसको भी तो अपराधी कहा जाएगा। अभी उस बुद्धि, अपराध में 2 भेद मत करो। अभी तो हमें दोष और अपराध में अंतर देखना है। आप तो अपराध के डीप में चले गए, अपराध के डीप में नहीं जाना हमें। 2 चीजें हैं, एक है दोष और एक है अपराध। मोटा मोटा सा अंतर इतना है, जो अपराधी होता है उसने अपराध किया है, अपराध का कभी प्रायश्चित नहीं होता और दोष का प्रायश्चित हो सकता है। क्या अर्थ है बराबर? जिसने अपराध किया है अपराध का प्रायश्चित नहीं है, लेकिन दोष किया है तो भैया दोष का प्रायश्चित है। जैसे कि भैया अतिचार है, अतिचार का प्रायश्चित है या नहीं है? लेकिन अनाचार, एक है अतिचार, एक है अनाचार। अतिचार का तो प्रायश्चित है, लेकिन आप बार बार एक ही भूल कर रहे हो। आपने 28 गुण गुणों में से 26 को ही बराबर मान रहे हो, आपने अपरिग्रह को उड़ाई दिया, आप परिग्रह बराबर रखते हो, तो भैया ये तो पूरा का पूरा अपराधी हो आप। अपराधी की तो भैया सजा माफ ही नहीं है, अपराधी की सजा माफ नहीं है। लेकिन जो दोषी है उसको एक बार मौका दिया जाएगा, और वो मौका क्या है कि उसको सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी इसका उदय रहता है और उसका सम्यक नीचे नहीं आता, अर्थात वो मिथ्या दर्शन में नहीं जाता, वो मिथ्या दर्शन में नहीं जाता, वो शायुपशमिक सम्यक उसका कायम बना बराबर रहता है। इसलिए दोष, किसमें? आलोचना पाठ में भी दोष शब्द आया है। दोष किए अति भारी, कि दोष किए अति भारी, तो उसका सुधार करने का चांस है, तभी तो रोज पढ़ा जाता है उसको आलोचना पाठ को, कि हम कहीं भूल हो रही है तो उस भूल का सुधार हम बराबर कर दें। इसलिए दोष शब्द को हाईलाइट कर लीजिए। एक छोटी छोटी चीजें बराबर हैं, परिभाषा को यही मुख्य बराबर बनाती हैं। आप देखोगे इसी परिभाषा पे कितनी देर से, इसलिए इसमें इतना माल है। क्या लिखा फिर से देखते हैं। शायुपशमिक सम्यक्त में चल, मल, आगाड़ दोषों के उत्पन्न होने में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनीय कर्म कहते हैं। सम्यक प्रकृति रूप जीव के परिणाम भी हैं, और वो सम्यक प्रकृति रूप परिणाम किस कर्म के उदय से होते हैं? तो सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनीय कर्म के उदय से। इतनी सभी को बात स्पष्ट हुई? हाँ जी कि ना जी? अब थोड़ी सी सम्यक की बात भी बराबर करते हैं। अभी तक हम यहाँ पे 3 शब्द बराबर देख चुके, सारी की सारी परिभाषाओं को मिला के। एक हमने देखा
प्रथमोपशम सम्यक्त, एक हमने देखा द्वितीयोपशम सम्यक्त और एक हमने देखा शैवक्षमिक सम्यक्त। कहीं ना कहीं हमने बराबर देखा। शैवक्षमिक सम्यक्त हमने यहाँ पर बराबर देखा। द्वितीयोपशम सम्यक्त कहाँ देखा हमने? सातिशय में। कहाँ? श्रेणी मानते हुए, वहां पे शब्द बराबर आया था। अब जब वहां पे द्वितीयोपशम सम्यक्त आया तो ऑटोमेटिक प्रथमोपशम सम्यक्त की बात समझ लेनी चाहिए कि भैया प्रथमोपशम सम्यक्त की बात भी आ गई। शब्द तो कहीं ना कहीं आ गया ना, जुड़ता जुड़ता बराबर। मतलब उपशम सम्यक्त, औपशमिक सम्यक्त दो प्रकार का होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त और शैवक्षमिक सम्यक्त। इन सबकी बात एक साथ बराबर करते हैं। सबसे पहला हमने देखा प्रथमोपशम सम्यक्त। अगर प्रथमोपशम सम्यक्त की बात करें तो कोई भी जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है। अभी एक बात बता रहा हूं, उस चीज को नोट करना बराबर। ये सारे नियम बराबर हैं, एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, कभी बदलते नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को कभी भी सम्यक्त होगा तो सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक्त ही होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को कभी भी सम्यक्त होगा तो सबसे पहले कौन सा सम्यक्त होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त ही होगा। लेकिन ये तो एक पॉइंट हुआ, लेकिन ये प्रथमोपशम सम्यक्त अनादि मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है और सादी मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकता है। क्या कहा? कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको जब भी सम्यक दर्शन होगा तो सबसे पहले कौन सा होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त होगा। लेकिन यही प्रथमोपशम सम्यक्त अनादि मिथ्या दृष्टि को भी और सादी मिथ्या दृष्टि को भी दोनों को बराबर हो सकता है। मतलब कोई से को सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन छूटा, वो मिथ्यात्व में आया, तो अगर उसको सम्यक्त होगा तो हो सकता है उसको वापसी क्या हो? प्रथमोपशम सम्यक्त हो। और ये प्रथमोपशम सम्यक्त ऐसा है, ये नहीं कि प्रथम शब्द है तो पहली बार, यही प्रथमोपशम सम्यक्त असंख्यात बार भी हो सकता है। यही प्रथमोपशम सम्यक्त असंख्यात बार भी बराबर हो सकता है। इतनी बात हमें बराबर समझनी चाहिए। प्रथमोपशम सम्यक्त के बारे में नियम स्पष्ट हुआ? हाँ जी कि ना जी? अब चलते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त की। इसमें क्या फर्क हुआ? किसमें? सम्य और इसमें क्या फर्क हुआ? अनादि वाले को भी प्रथमोपशम हुआ, शादी वाले को भी प्रथमोपशम हुआ, तो फिर उपशम कहाँ आएगा? उपशम जो होगा वो किसमें होगा? उपशम तो कर्मों का होगा। ये कर्मों का तो औपशमिक तो कहेंगे ना उसको। औपशमिक ही कहेंगे। तो ये प्रथमोपशम वाले को औपशमिक ही कहेंगे। हाँ, प्रथमोपशम उसमें उपशम शब्द तो है ही ना, और द्वितीयोपशम उसमें भी उपशम शब्द है, वो भी औपशमिक है, वो भी औपशमिक है। इसीलिए औपशमिक सम्यक्त के दो भेद हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। ऐसा बराबर। तो प्रथमोपशम सभी को स्पष्ट हुआ? हाँ जी कि ना जी? शादी और अनादि को आप जो कहते थे, शादी और अनादि को पूछ रहे थे ना, फर्क क्या हुआ? उसका फर्क कुछ नहीं एक ही है, उसके तीनों टुकड़े अनादि जैसा हो जाएगा। जब हमने एक न होते तो फिर वो बात तो है ही बराबर कि जो पहले सादी मिथ्या दृष्टि जीव है उसके मिथ्यात्व के तीन भेद बराबर हो गए। लेकिन अगर उसको भी होना होगा तो प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। ये नहीं कि, मैं ये समझाना चाहता हूँ, प्रथम का मतलब ये नहीं है एक बार होके खत्म, पहली बार बार भी प्रथमोपशम सम्यक्त भी हो सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव तो हो ही गया बराबर, जब बार बार हो रहा है तो, जो बार बार है तो प्रथमोपशम सम्यक्त वहां पे भी बराबर होता है। दूसरा क्या है? द्वितीयोपशम सम्यक्त। ये द्वितीयोपशम सम्यक्त का ही हम बराबर समझें कि ये क्या है। द्वितीयोपशम सम्यक्त को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाएगा? कि बता सकते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त को दूसरे शब्दों में? यहां नहीं लिखा, विसंयोजना। चलिए हम विषय से देखते हैं एक बार। द्वितीयोपशम सम्यक्त, इसके नाम में द्वितीय है, इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी बार होता हो उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त। आगे जाके विषय देखेंगे कि प्रथम का मतलब प्रथम नहीं है, द्वितीय का मतलब द्वितीय नहीं है। मतलब सोचो हमारे जैन आचार्यों की शब्दावली कितनी यूनिक है। आप कभी जाकर देखेंगे, मैंने अभी 10 करण चर्चा बराबर पढ़ी। 10 करण चर्चा में मैंने शब्द देखा निधत्ती। हमने सभी ने पढ़ा था निधत्ती शब्द। निधत्ती शब्द हमें कहीं डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। निधत्ती शब्द कहीं डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये हमारे जैन आचार्यों की देन है। निधत्ती शब्द मतलब हमारे आचार्यों ने एक शब्द हिंदी कोश में जोड़ा। वो क्या जोड़ा? निधत्ती। अगर हिंदी के खुद के कोश में देखने जाओगे तो निधत्ती शब्द आपको नहीं मिलेगा। मतलब हमारे आचार्य कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग बराबर करते हैं जो कहीं अन्यत्र प्रयोग ही नहीं होती। हर जगह प्रथम का मतलब प्रथम है, द्वितीय का मतलब द्वितीय है, लेकिन यहाँ पे प्रथम का मतलब प्रथम नहीं है, द्वितीय का मतलब द्वितीय नहीं है। समझना पड़ेगा, उसी को हम यहाँ पे बराबर समझ रहे हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त कि कोई भी जीव श्रेणी चढ़ने वाला है और अभी उसको शैवक्षमिक सम्यक दर्शन बराबर है,
तो वही शैवशमिक सम्यक दर्शन जब औपशमिक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट बराबर होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को द्वितीयोपशम सम्यक्त बराबर कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें एक नियम अवश्य है कि ये द्वितीयोपशम सम्यक्त तभी होगा जब जीव श्रेणी चढ़ने वाला होगा तब। ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है कि भैया उस भाव में उसको श्रेणी चढ़नी ही नहीं है सम्यक दृष्टि, लेकिन श्रेणी चढ़नी ही नहीं है तो उसका वो द्वितीयोपशम सम्यक्त हो जाए, ऐसा नहीं है। वो द्वितीयोपशम सम्यक्त अर्थात शैवशमिक सम्यक दर्शन का औपशमिक सम्यक दर्शन में कन्वर्जन तभी होगा जब उस जीव को उसी भव से श्रेणी माननी बराबर होगी, अर्थात श्रेणी चढ़नी होगी। इतनी बात तो हम सभी को पता है कि श्रेणी चढ़ने वाले दो ही हैं, औपशमिक सम्यक दृष्टि और शायिक सम्यक दृष्टि। शैवशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ने के पात्र नहीं है। कारण हम सभी को पता लग गया, चल मल आगार दोष के कारण से। सभी को स्पष्ट हुआ? हाँ जी कि ना जी? प्रथमोपशम सम्यक के नियम पता लगे, द्वितीयोपशम सम्यक के नियम पता लगे। एक है शैवशमिक सम्यक। ये शैवशमिक सम्यक तो हमने पढ़ लिया, दोबारा इसी के नियम बराबर देख लेते हैं कि भैया इसके साथ कोई भी जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता, ये छूटेगा और छूट के कन्वर्ट होगा। भाषा दी जा रही है कन्वर्ट होने की, इसी को विसंयोजना बराबर कहा जाता है। ये कन्वर्ट होगा तो आसान भाषा में समझने के लिए विषय बराबर है, लेकिन यही चीज जब कन्वर्ट होती है तो क्या हो जाता है? वो द्वितीयोपशम सम्यक बराबर हो जाता है। इसी विषय को आगे जाके प्रश्न अलग से आएगा। अभी देखो हम ज्यादा दूर बराबर नहीं है, कुछ ही पेज हमारे बचे हैं, 7-8 पेज बचे होंगे, उसके बाद हम सीधा गुणस्थान का विषय प्रारंभ करेंगे। चाहेंगे जल्दी से जल्दी विषय प्रारंभ हो, कहीं ब्रेक बराबर ना हो। इसीलिए अभी हमने यहाँ पे इन चीज़ों को समझा, अर्थात दर्शन मोहिनीय और दर्शन मोहिनीय के भेदों को समझा। कल से हम चारित्र मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय के भेदों को समझना प्रारंभ करेंगे, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसकी वजह से भी आगे के गुणस्थान बनते हैं। दर्शन मोह तो पहले ही नाश हो जाता है, चारित्र मोह से आगे के गुणस्थान बनेंगे तो कैसे बनते हैं उसकी बात यहाँ पे कल बराबर हम यहाँ से करेंगे। अभी की बात को यहीं पे विराम